हेलो दोस्तों, क्या आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कहां से शुरू करें, पैसा कैसे बचाएं और कैसे जानें कि आपका आइडिया काम करेगा या नहीं? तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब का सारांश जो स्टार्टअप की दुनिया में एक क्रांति लेकर आई, द लीन स्टार्टअप। इस किताब के लेखक एरिक रीस ने खुद कई स्टार्टअप किए और फेल भी हुए, लेकिन उन अनुभवों से उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आज दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर फॉलो करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए जानते हैं कि कैसे करें एक सफल बिजनेस की शुरुआत, वो भी बिना फालतू खर्च किए। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टार्टअप आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ वो कंपनियां होती हैं जो ऐप बनाती हैं या टेक्नोलॉजी से जुड़ी होती हैं? नहीं, एरिक रीस कहते हैं कि स्टार्टअप एक संभावना है, न कि सिर्फ एक कंपनी का नाम। लीन स्टार्टअप एक ऐसा सिस्टम है जो हमें सिखाता है कि कम से कम रिसोर्स में, कम समय में कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर उसे मार्केट में टेस्ट करें। लीन का मतलब है बिना फालतू खर्च के और स्टार्टअप का मतलब है नया बिजनेस। किताब की पहली पंक्तियों में ही एरिक रीस लिखते हैं, ए स्टार्टअप इज अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन डिजाइन्ड टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी। यानी स्टार्टअप कोई बिजनेस प्लान नहीं होता, बल्कि वह एक मिशन होता है, कुछ ऐसा बनाने का जो आज तक किसी ने नहीं बनाया, वो भी अनिश्चितता से भरे माहौल में। स्टार्टअप को समझने की 3 जरूरी बातें हैं। पहला, इनोवेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होता। आपने अगर किसी गांव में एक नया तरीका खोजा जिससे किसान अपनी फसल को 2 गुना कर सके, तो वह भी स्टार्टअप है। इनोवेशन का मतलब है नया तरीका, नया मॉडल, नया सिस्टम। जरूरी नहीं कि वो ऐप या वेबसाइट हो। दूसरा, स्टार्टअप छोटा वर्जन ऑफ बड़ी कंपनी नहीं है। एरिक रीस साफ कहते हैं, स्टार्टअप को छोटी कंपनी समझना एक बड़ी गलती है। बड़ी कंपनियां एफिशिएंसी पर काम करती हैं, जबकि स्टार्टअप काम करता है लर्निंग और डिस्कवरी पर। स्टार्टअप का मकसद है कि वो सीखे क्या चीज़ काम करती है और क्या नहीं। तीसरा, अनसर्टेनिटी ही असली चुनौती है। आपके पास आइडिया है, पैसे हैं, टीम है, लेकिन क्या पता लोग उसे पसंद करेंगे भी या नहीं। यही है एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी, जहां भविष्य बिल्कुल साफ नहीं होता। और यहीं से शुरू होता है लीन स्टार्टअप का सफर। एरिक खुद एक स्टार्टअप में काम कर चुके थे, नाम था IMVU। उन्होंने 6 महीने तक अपने प्रोडक्ट पर दिन रात मेहनत की, लाखों लाइन कोड लिखी, फीचर्स डाले, और फिर जब लॉन्च किया तो क्या हुआ? कोई भी यूजर नहीं आया। तब उन्होंने समझा कि हमने इतना वक्त सिर्फ एक ऐसी चीज बनाने में बर्बाद किया जिसकी जरूरत ही किसी को नहीं थी। इसी दर्दनाक अनुभव से निकला लीन स्टार्टअप का पहला और सबसे जरूरी सबक, बिल्ड व्हाट पीपल वांट, नॉट व्हाट यू थिंक दे नीड। स्टार्टअप का असली काम सिर्फ कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जो तेजी से सीखे, एडजस्ट करे और आगे बढ़े। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आइडिया को एक फिक्स बिजनेस प्लान की तरह ना देखें, बल्कि एक लर्निंग मिशन की तरह ट्रीट करें। क्योंकि स्टार्टअप कोई कंपनी नहीं, एक संस्थान है जो नई चीज़ें बनाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें अनिश्चितता के बीच सीखना, बदलना और तेज़ी से काम करना शामिल है। और सबसे ज़रूरी, आपकी सोच से ज़्यादा ज़रूरी है यूज़र की ज़रूरत। अब जब हमने जान लिया कि स्टार्टअप का असली मतलब क्या है, तो अगला सवाल उठता है, जब सब कुछ अनिश्चित है तो हम शुरुआत कहाँ से करें और कैसे सुनिश्चित करें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? कल्पना कीजिए कि आप महीनों मेहनत करके एक शानदार प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर लॉन्च के दिन कोई भी यूज़र उसे इस्तेमाल नहीं करता। क्या ये हार है? नहीं। एरिक रीस कहते हैं, ये एक मौका है सीखने का, लेकिन वो भी सही तरीके से। और इसके लिए उन्होंने एक बेहद पावरफुल टूल बताया है जिसे कहते हैं MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। MVP क्या होता है? MVP का मतलब है ऐसा सबसे बेसिक प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ इतनी खूबियां हों कि हम यूज़र से फीडबैक ले सकें और सीख सकें। MVP किसी अधूरे प्रोडक्ट का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जो असली कस्टमर से असली प्रतिक्रिया दिलवाता है। एरिक रीस की कंपनी IMVU ने शुरुआत में पूरा सॉफ्टवेयर बना डाला, कई महीनों की मेहनत, हजारों लाइन कोड, लेकिन जब प्रोडक्ट मार्केट में गया कोई यूज़र आया ही नहीं।
सीधा नुकसान, वक्त भी गया, पैसा भी गया और सीखने को कुछ खास नहीं मिला। तब एरिक ने सोचा, क्यों ना हम पहले एक बेसिक वर्जन बनाएं और देखें कि यूज़र की असली ज़रूरत क्या है। और यहीं से निकला MVP का आइडिया। पहले सीखो, फिर बनाओ। कैसे बनाएं एक MVP? कोर प्रॉब्लम पहचानो, आपका यूज़र किस असली समस्या से जूझ रहा है। अगर आप एक टाइम मैनेजमेंट ऐप बनाना चाहते हैं, पहले यह जानिए कि यूज़र का असली दर्द क्या है। काम का ट्रैक रखना, समय की बर्बादी या मोटिवेशन की कमी। सबसे बेसिक सॉल्यूशन बनाओ। एक सिंपल वर्जन बनाइए जिसमें सिर्फ वही फीचर हो जो प्रॉब्लम को हल करे। उदाहरण के लिए ऐप नहीं, बस एक गूगल फॉर्म बनाइए जिसमें लोग अपनी टाइम ट्रैकिंग भरें। जल्दी लॉन्च करो और सीखो। MVP को परफेक्ट बनाने में समय बर्बाद मत करो, उसे जल्द से जल्द लॉन्च करो ताकि आप असली फीडबैक ले सको। एरिक रीस कहते हैं, MVP का मकसद है ऐसे सवालों का जवाब पाना जिन्हें आप अंदाजे से नहीं बल्कि यूज़र की प्रतिक्रिया से जानें। क्या लोग सच में इस समस्या को महसूस करते हैं? क्या लोग आपका सॉल्यूशन समझ पा रहे हैं? क्या वे दोबारा वापस आ रहे हैं? ड्रॉपबॉक्स ने तो अपना MVP एक वीडियो के रूप में लॉन्च किया। कोई प्रोडक्ट नहीं था, सिर्फ एक डेमो वीडियो जिसमें बताया गया कि ये ऐप कैसे काम करेगा। वीडियो वायरल हुआ, लाखों लोग वेटिंग लिस्ट में जुड़ गए, तब जाकर उन्होंने असली प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। इसका मतलब ये कि MVP सिर्फ एक टेक्निकल चीज़ नहीं, एक माइंडसेट है, सीखने और जल्दी बदलाव करने का। गलती जो लोग करते हैं, और इससे बचना ज़रूरी है। बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर सोचते हैं, पहले परफेक्ट प्रोडक्ट बनाएं, फिर लॉन्च करेंगे। लेकिन सच ये है कि जब आप यूज़र से बात किए बिना प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप अपने लिए न कि यूज़र के लिए बना रहे होते हैं। इसीलिए MVP बनाना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बल्कि सबसे स्मार्ट तरीका है बिजनेस शुरू करने का। क्या आपने कभी ऐसा कोई बिजनेस आइडिया शुरू किया जिसे आप दिल से सही मानते थे, लेकिन जब वो मार्केट में गया तो कोई असर ही नहीं दिखा? एरिक रीस कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम मान लेते हैं कि हम सही हैं, लेकिन असल में हमारा हर आइडिया टेस्ट होना चाहिए। इसी से आता है वैलिडेटेड लर्निंग। वैलिडेटेड लर्निंग क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप सिर्फ कोशिश नहीं करते, बल्कि हर कोशिश से साबित करते हैं कि आपने कुछ सीखा है। लेकिन सच ये है कि जब आप यूज़र से बात किए बिना प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप अपने लिए न कि यूज़र के लिए बना रहे होते हैं। इसीलिए MVP बनाना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बल्कि सबसे स्मार्ट तरीका है बिजनेस शुरू करने का। क्या आपने कभी ऐसा कोई बिजनेस आइडिया शुरू किया जिसे आप दिल से सही मानते थे, लेकिन जब वो मार्केट में गया तो कोई असर ही नहीं दिखा? एरिक रीस कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम मान लेते हैं कि हम सही हैं, लेकिन असल में हमारा हर आइडिया टेस्ट होना चाहिए। इसी से आता है वैलिडेटेड लर्निंग। वैलिडेटेड लर्निंग क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप सिर्फ कोशिश नहीं करते, बल्कि हर कोशिश से साबित करते हैं कि आपने कुछ सीखा है। यानी जो ग्राहक सच में चाहता है उसे समझना, न कि वो जो कह रहा है या जो आप सोच रहे हो कि उसे चाहिए। एरिक रीस समझाते हैं कि ज़्यादातर स्टार्टअप गेस करते हैं, शायद लोग ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, शायद उन्हें ये फीचर पसंद आएगा, शायद ये प्राइस सही रहेगा। लेकिन लीन स्टार्टअप कहता है, शायद नहीं, साबित करो, वैलिडेट करो, प्रयोग से, डेटा से, यूज़र रिस्पॉन्स से। वैलिडेटेड लर्निंग का प्रयोग कैसे करें? अपनी असम्पशंस को पहचानिए, जैसे लोग इस ऐप के लिए 99 रुपये देंगे। MVP से इन असम्पशंस को टेस्ट कीजिए, एक सिंपल वर्जन बनाइए और लोगों को दिखाइए। डेटा से सीखिए, सच में क्या हुआ, कितने लोग साइन अप कर रहे हैं, कितनों ने पेमेंट किया। यही है वैलिडेटेड लर्निंग। अब ध्यान दें, यहाँ एक और बड़ी गलती होती है, हम गलत मैट्रिक्स पर भरोसा कर लेते हैं। वैनिटी मैट्रिक्स जैसे टोटल डाउनलोड्स, वेबसाइट विजिट्स, सोशल मीडिया लाइक्स, ये सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन असल में कोई एक्शनेबल लर्निंग नहीं देते। एक्शनेबल मैट्रिक्स जैसे कितने लोग ऐप डाउनलोड करने के बाद वापस आए, कितने लोगों ने पहली बार में पेमेंट किया, कितनों ने दूसरों को रिकमेंड किया, ये मैट्रिक्स बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट वाकई लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रहा है या नहीं। वैलिडेटेड लर्निंग को मापने के लिए एरिक रीस ने एक नया फ्रेमवर्क दिया, इनोवेशन अकाउंटिंग, असली तरक्की का लेखा जोखा। ये 3 सिंपल स्टेप्स पर आधारित है।
बेसलाइन मैट्रिक्स सेट करें। सबसे पहले एमवीपी से पता लगाइए कि शुरुआत में कस्टमर क्या कर रहे हैं। ट्यून दी इंजन, फिर बदलाव करके देखिए। क्या साइनअप्स बढ़े, क्या रिटेंशन बढ़ा, पिवट या परसिवियर। अब डेटा देखकर फैसला करें, क्या आपको आइडिया बदलना है, पिवट, या उसी दिशा में आगे बढ़ना है, परसिवियर। वैलिडेटेड लर्निंग की असली ताकत है। आप बिना बड़ी लागत के सीख सकते हैं। आपको सही दिशा मिलती है। आप सिर्फ मूल्य नहीं बना रहे, बल्कि वो बना रहे हैं जो ग्राहक वास्तव में चाहता है। एरिक रीस बताते हैं कि जब उन्होंने IMVU का MVP जल्दी लॉन्च किया और एक्शनेबल मैट्रिक्स से डेटा इकट्ठा किया, तब उन्होंने समझा कि यूज़र को क्या चाहिए और क्या नहीं। उन्होंने छोटे छोटे बदलाव किए, हर बदलाव को टेस्ट किया और धीरे धीरे वही प्रोडक्ट बना जो यूज़र के दिल को छू सका। एरिक रीस कहते हैं, हर स्टार्टअप एक बड़ी छलांग से शुरू होता है। ये छलांग होती है आपकी कल्पना की दुनिया से हकीकत की दुनिया में जाने की। लेकिन इस छलांग में सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या हम सही समस्या का हल खोज रहे हैं? और यहीं से शुरू होता है लीन स्टार्टअप का क्रांतिकारी अध्याय। लीप, यानी जब आप अपने असम्पशंस के साथ एक नया बिजनेस शुरू करते हैं। आप मान लेते हैं कि ग्राहक को आपकी चीज़ की ज़रूरत है, आपका सॉल्यूशन उन्हें पसंद आएगा, लोग इसके लिए पैसे देंगे। लेकिन याद रखिए, ये सब असम्पशंस हैं, सच नहीं। लीन स्टार्टअप कहता है, असम्पशंस पर भरोसा मत करो, उन्हें जल्दी टेस्ट करो, सीखो और फिर आगे बढ़ो। लीप से पहले की 2 सबसे अहम बिल्डिंग ब्लॉक्स। पहला, वैल्यू हाइपोथेसिस। क्या आपका प्रोडक्ट ग्राहक को असल में वैल्यू दे रहा है? यहाँ आप ये मानते हैं कि आपका सॉल्यूशन ग्राहक की ज़रूरत को पूरा करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्रोडक्टिविटी ऐप बना रहे हैं तो आपकी वैल्यू हाइपोथेसिस ये होगी, लोग इस ऐप की मदद से समय बचाएंगे और काम बेहतर करेंगे। दूसरा, ग्रोथ हाइपोथेसिस। क्या ग्राहक इस प्रोडक्ट को दूसरों तक पहुंचाएंगे या दोबारा इस्तेमाल करेंगे? यही वो हिस्सा है जहां से बिजनेस असली ग्रोथ करता है। अगर कोई यूज़र आपके ऐप से खुश है, क्या वह अपने दोस्तों को भी लाएगा? एरिक रीस कहते हैं, स्टार्टअप का काम होता है इन असम्पशंस को जल्दी से जल्दी वैलिडेट करना। और इसका सबसे तेज़ तरीका है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। MVP वो छोटा वर्जन होता है जिसमें सिर्फ वही फीचर होते हैं जिनसे आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। जब एरिक रीस ने IMVU लॉन्च किया था, उन्होंने एक बड़ा असम्पशन बनाया था, यूज़र्स अपने फ्रेंड्स को IM का नया टूल डाउनलोड करने के लिए मनाएंगे। लेकिन जब MVP निकला तो उन्हें पता चला यूज़र्स को नया IM डाउनलोड करना पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें अपने पुराने IM की आदत थी। इसका मतलब था उनका वैल्यू हाइपोथेसिस गलत था। लेकिन यह जानना एक हार नहीं थी, बल्कि यह वैलिडेटेड लर्निंग का सबसे बड़ा उदाहरण था। हमने सीखा कि यूज़र्स को नया टूल नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा कुछ चाहिए जो उनके पुराने सिस्टम में काम करे। लीप से जुड़ी 3 अहम बातें। असम्पशंस को सेक्रेड मत मानिए, आपको ये मानना होगा कि आप गलत हो सकते हैं। यही लीन थिंकिंग है। डेटा से नहीं, इनसाइट से शुरू कीजिए। बहुत से एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि डेटा के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन लीन स्टार्टअप कहता है, लीप के वक्त आपके पास कोई डेटा नहीं होता, आपको केवल समझदारी भरे अनुमान लगाने होते हैं। विजन को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, पर रास्ता बदलो। विजन वही रहे, लेकिन उस तक पहुंचने का तरीका लगातार इवॉल्व होना चाहिए। हर सफल स्टार्टअप के पीछे एक लीप छिपा होता है, एक ऐसी छलांग जहां बहुत कुछ दांव पर लगता है। लेकिन लीन स्टार्टअप हमें सिखाता है कि इस लीप को अंधेरे में नहीं, बल्कि समझदारी और प्रयोग से लेना है। यही एक सचमुच के एंटरप्रेन्योर की पहचान है, जो असम्पशंस को परखता है, बदलता है और बिना डरे आगे बढ़ता है। अब जब आपने अपने लीप की तैयारी कर ली है और MVP के जरिए असम्पशंस को टेस्ट करने की राह पकड़ ली है, तो अगला सवाल उठता है, MVP आखिर दिखता कैसा है, वो कैसे बनाया जाए और उसे कितना छोटा या बड़ा रखना चाहिए? कल्पना कीजिए कि आप महीनों की मेहनत से एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं और जब वो मार्केट में आता है तो कोई उसे इस्तेमाल ही नहीं करता। इससे दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। और लीन स्टार्टअप का यही अगला पार्ट है, टेस्ट, यानी अपने बिजनेस आइडिया को जल्द से जल्द और सही तरीके से परखना। टेस्ट क्यों ज़रूरी है? एरिक रीस कहते हैं, स्टार्टअप का सबसे बड़ा रिस्क है ऐसे प्रोडक्ट पर मेहनत करना जिसे कोई नहीं चाहता।
इसलिए ज़रूरी है कि आप असम्पशंस पर आधारित प्लानिंग ना करें, बल्कि उन्हें तुरंत टेस्ट करें। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। MVP का मतलब है आपका ऐसा वर्जन जिसमें सिर्फ वो मिनिमम फीचर्स हों जो आपकी कोर हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। ध्यान रखें, MVP कोई अधूरा प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक सीखने का टूल है। टेस्टिंग का असली मकसद है सीखना, वैलिडेटेड लर्निंग, बेचना, प्रीमेच्योर स्केल। MVP से आप मार्केट से सच्चा फीडबैक पाते हैं। आपको पता चलता है क्या लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लोग दोबारा आ रहे हैं, क्या वो रिकमेंड कर रहे हैं। टेस्ट कैसे करें? अर्ली अडॉप्टर्स की तलाश करें। एरिक बताते हैं कि हर मार्केट में ऐसे लोग होते हैं जो नई चीज़ें ट्राई करने के लिए तैयार रहते हैं। इन पर MVP को टेस्ट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई लैंग्वेज लर्निंग ऐप बना रहे हैं तो शुरुआत में उन लोगों को टारगेट करें जो पहले से ऐप्स ट्राई कर चुके हैं। एक्शनेबल मेट्रिक्स पर ध्यान दें। बहुत से स्टार्टअप वैनिटी मेट्रिक्स में फंस जाते हैं, जैसे डाउनलोड्स, लाइक्स, शेयर्स। लेकिन लीन स्टार्टअप कहता है एक्शनेबल मेट्रिक्स देखो, जैसे रिटेंशन रेट, कन्वर्जन रेट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये मेट्रिक्स बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट असल में कैसा चल रहा है। ए, बाय बी टेस्टिंग का इस्तेमाल करो। MVP टेस्ट करते समय एक शानदार तरीका है। ए, बाय बी टेस्टिंग। अगर आप होम पेज के 2 डिज़ाइन बना रहे हैं तो दोनों को 50-50 लोगों को दिखाइए और देखिए किससे ज़्यादा साइन अप होता है। इससे आप असम्पशंस को तेज़ी से वैलिडेट कर सकते हैं। फॉल्स पॉजिटिव से बचें। कई बार लगता है कि यूज़र्स खुश हैं, पर असल में वो सिर्फ देखने आए थे, रहने नहीं। एरिक रीस कहते हैं अगर आपका यूज़र एक बार आया और फिर लौट कर नहीं आया तो उसने हाँ नहीं कहा, बल्कि नो कहा, धीरे से। जब IMVU का MVP निकला, उन्हें बहुत सी नेगेटिव फीडबैक मिली, पर उन्होंने उसे नज़रअंदाज नहीं किया। उन्होंने टेस्टिंग की, डेटा देखा, असम्पशंस बदले, और यहीं से असली लर्निंग शुरू हुई। उन्होंने देखा कि यूज़र्स नए इंस्टेंट मैसेंजर डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो उन्होंने अप्रोच बदला। IMVU को एग्जिस्टिंग IMs के साथ कंपैटिबल बनाया। इसका नतीजा था ग्रोथ, रिटेंशन और लर्निंग, तीनों में सुधार। टेस्टिंग माइंडसेट की 3 आदतें। झूठे वैलिडेशन से बचिए। सिर्फ इसलिए मत मानिए कि लोग आ रहे हैं, इसलिए चीज़ सही है। फीडबैक को खुले दिल से स्वीकारें। नेगेटिव फीडबैक सबसे कीमती होती है। प्रयोगों को साइंटिफिक मेथड से कीजिए। एक क्लियर हाइपोथेसिस बनाइए, एक्सपेरिमेंट करिए, रिजल्ट देखिए और कंक्लूजन निकालिए। कभी कभी रास्ता कितना भी अच्छा हो, वो मंजिल तक नहीं पहुंचाता। ऐसे में सवाल उठता है, जब रास्ता मुश्किल लगे तो क्या पीछे मुड़ना चाहिए या डटे रहना चाहिए? स्टार्टअप के सफ़र में हर कोई इस क्रॉसरोड्स पर ज़रूर आता है। परसिवियर यानी डटे रहो, या पिवट यानी दिशा बदलो। एरिक रीस कहते हैं सच्चा एंटरप्रेन्योर वही है जो इन दोनों के बीच सही चुनाव करना जानता है। परसिवियर वर्स पिवट का मतलब क्या है? परसिवियर मतलब आप उसी प्रोडक्ट विजन पर काम करते रहना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सही बदलावों से ये काम करेगा। पिवट मतलब आप समझ गए कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो काम नहीं कर रहा। अब आपको अपनी रणनीति, टारगेट ऑडियंस, टेक्नोलॉजी या प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बदलाव करना होगा। पिवट का मतलब यह नहीं कि आपने हार मान ली, बल्कि यह दिखाता है कि आपने सीख लिया है। वैलिडेटेड लर्निंग ही पिवट या परसिवियर का आधार है। एरिक रीस साफ कहते हैं, फीलिंग से नहीं, डेटा से निर्णय लें। MVP टेस्टिंग के बाद जो फीडबैक, मैट्रिक्स और कस्टमर बिहेवियर आपको मिला है, वही तय करेगा कि आपको पिवट करना है या परसिवियर। एरिक रीस ने पिवट के कुछ कॉमन फॉर्म्स को आइडेंटिफाई किया है। जूम इन पिवट एक छोटे से फीचर को ही मुख्य प्रोडक्ट बना देना। जैसे इंस्टाग्राम का शुरू में प्लान था चेक इन ऐप बनाना, पर बाद में फोटो शेयरिंग फीचर ही मेन बन गया। जूम आउट पिवट जब करंट प्रोडक्ट बहुत छोटा लगे और आप उसे एक बड़े सॉल्यूशन का हिस्सा बना दें। कस्टमर सेगमेंट पिवट जब असली कस्टमर्स कोई और निकलें, जैसे फ्लिकर को बना रहे थे गेम प्लेटफॉर्म के लिए, पर फोटो शेयरिंग ने ज़्यादा ध्यान खींचा। कस्टमर नीड पिवट जब आप समझें कि यूज़र की असली समस्या कुछ और है। प्लेटफॉर्म पिवट आप एप्लीकेशन से प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म से एप्लीकेशन बन जाते हैं। बिजनेस आर्किटेक्चर
पिवट B2B से B2C या लो मार्जिन से हाई मार्जिन मॉडल की तरफ शिफ्ट। वैल्यू कैप्चर पिवट जब रेवेन्यू मॉडल बदलना पड़े, जैसे सब्सक्रिप्शन से फ्रीमियम या एड्स। इंजन ऑफ ग्रोथ पिवट जब आप अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी बदलते हैं, वायरल, पेड या स्टिकी। चैनल पिवट जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जैसे ऐप, साइट, ईमेल, सोशल बदलना पड़े। टेक्नोलॉजी पिवट जब आप रियलाइज करें कि प्रॉब्लम वही है लेकिन टेक्नोलॉजी बेहतर हो सकती है। पिवट करना कब चाहिए? 6 क्लियर साइंस कि आपको पिवट करना चाहिए। कस्टमर रिटेंशन बहुत कम है, ग्रोथ फ्लैट या नेगेटिव हो रही है, फीडबैक से लगातार एक ही समस्या पता चल रही है, कस्टमर एक्विजिशन में कॉस्ट बढ़ती जा रही है, कन्वर्जन रेट नहीं बढ़ रहा, टीम का विश्वास कम हो रहा है, मिशन से डिस्कनेक्ट। एरिक रीस कहते हैं, पिवट डरावना ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप सही समय पर पिवट नहीं करते तो स्टार्टअप मर जाता है। एरिक रीस की कंपनी IMVU ने शुरुआत की थी, एक ऐसा ऐप बनाने की जिससे लोग नए अवतार के साथ सोशल नेटवर्किंग कर सकें। पर लॉन्च के बाद यूजर्स को नया मैसेंजर डाउनलोड करना नहीं पसंद आया, रिटेंशन कम था, कोई पेमेंट नहीं कर रहा था, तो उन्होंने पिवट किया। उन्होंने ऐप को कंपैटिबल बनाया एग्जिस्टिंग मैसेंजर्स के साथ, उन्होंने गेमिफिकेशन जोड़ा और फिर मोनेटाइजेशन मॉडल बदला। नतीजा, IMVU आज एक $multi-million कंपनी है। पिवट करने से पहले ये 3 सवाल पूछें। क्या हम सही कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं? क्या हमारा सॉल्यूशन उनकी बिगेस्ट प्रॉब्लम को हल कर रहा है? क्या हमारी ग्रोथ स्केलेबल है? अगर तीनों का जवाब नहीं है तो पिवट ज़रूरी है। पिवट का डर छोड़ें। एरिक रीस का एक बहुत ही दमदार वाक्य है, स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत है उसका छोटा होना, यही उसे तेज, लचीला और बदलने में सक्षम बनाता है। आप किसी जायंट कंपनी की तरह रिजिड नहीं हो, आप एजाइल हो, और यही आपके सर्वाइवल और ग्रोथ की कुंजी है। अब जब आप सीख गए हैं कि कब रास्ता बदलना चाहिए और कब डटे रहना चाहिए, तो अगला सबसे बड़ा सवाल है, जब आपने सही दिशा चुन ली है तो अब उस पर तेजी से कैसे आगे बढ़ें? कैसे करें स्टार्टअप को स्केल और कैसे बनाएं एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल? अगर आप माप नहीं सकते तो आप सुधार भी नहीं सकते। यह बात स्टार्टअप्स के लिए और भी ज़रूरी हो जाती है। स्टार्टअप की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमारे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स सच में कुछ सिखा रहे हैं? और क्या हमारा प्रोडक्ट आगे चलकर स्केलेबल बन पाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए एरिक रीस ने पेश की एक रेवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क, इनोवेशन अकाउंटिंग। इनोवेशन अकाउंटिंग का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे हम स्टार्टअप के असली प्रोग्रेस को साइंटिफिक तरीके से ट्रैक कर सकें। यह 3 मुख्य चरणों में काम करता है। फेज 1, एस्टैब्लिश द बेसलाइन। वर्तमान स्थिति को समझो। सबसे पहले एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP लॉन्च करो, फिर मापो कितने लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना कन्वर्जन हो रहा है, रिटेंशन रेट कितना है। ये सारी मैट्रिक्स आपके प्रोडक्ट की इनिशियल रियलिटी बताती हैं। उदाहरण के लिए मान लो आपका ऐप इंस्टॉल तो हो रहा है, लेकिन लोग तीसरे दिन अनइंस्टॉल कर दे रहे हैं, तो बेसलाइन मैट्रिक है लो रिटेंशन रेट। फेज 2, ट्यून द इंजन, सुधार करते जाओ। अब अगला काम है प्रोडक्ट में छोटे छोटे बदलाव करना और देखना कि इससे मैट्रिक्स बेहतर हो रहे हैं या नहीं। जैसे आपने ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बदली, या पेमेंट प्रोसेस आसान किया, या ईमेल रिमाइंडर भेजना शुरू किया। हर एक्सपेरिमेंट के बाद मापो क्या कन्वर्जन बढ़ा, क्या यूज़र ज़्यादा देर रुके, क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये फेज़ असली वैलिडेटेड लर्निंग का प्लेग्राउंड है। एरिक रीस कहते हैं, अगर हर बदलाव के बाद मैट्रिक में सुधार नहीं हो रहा तो ये साफ संकेत है कि आपको पिवट करना चाहिए। फेज 3, पिवट या परसिवियर। अब फैसला करो। अब आपके पास सारा डेटा है, आपने जो बेसलाइन एस्टैब्लिश किया था, आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जो इम्प्रूवमेंट्स या फेलियर्स आए थे। अब तय करें, क्या आप इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, परसिवियर, या क्या आपको रणनीति बदलनी चाहिए, पिवट। ये निर्णय अब गट फीलिंग से नहीं बल्कि वैलिडेटेड डेटा से लिया जाएगा। एरिक रीस एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझाते हैं। वैनिटी मैट्रिक्स ऐसे आंकड़े जो अच्छे दिखते हैं लेकिन कोई सच्ची सीख नहीं देते, जैसे टोटल डाउनलोड्स, टोटल पेज व्यूज़, सोशल लाइक्स। एक्शनेबल मैट्रिक्स ऐसे आंकड़े जो आपके डिसीजंस को गाइड करें,
जैसे कन्वर्जन रेट, चर्न रेट, कॉस्ट पर एक्विजिशन, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। स्टार्टअप को चाहिए ऐसे मैट्रिक्स जो बदलाव के बाद बदले, तभी आप समझ पाएंगे कि बदलाव यूजफुल था या नहीं। कोहॉर्ट एनालिसिस, रियल प्रोग्रेस को पकड़ो। कोहॉर्ट एनालिसिस का मतलब है एक टाइम फ्रेम में ऑनबोर्ड हुए यूजर्स को एक ग्रुप मानो, फिर ट्रैक करो कि इस ग्रुप का बिहेवियर अगले हफ्तों में कैसा रहा। इससे पता चलता है कि नए बदलाव से एक्चुअल यूजर बिहेवियर बदला या नहीं। मान लो आपने साइन अप प्रोसेस बदला, तो देखिए कि इसके बाद आने वाले यूजर्स ज्यादा समय तक एक्टिव रहे या नहीं। इसलिए इनोवेशन अकाउंटिंग जरूरी है। इससे क्लियर फोकस मिलता है, टीम की एनर्जी सही एक्सपेरिमेंट्स में लगती है, इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर से बात करते समय प्रूफ मिलता है, गट फीलिंग की जगह साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग होती है, पिवट और परसिवियर का फैसला आसान होता है। एरिक रीस कहते हैं, अगर आपने स्टार्टअप में 1 साल दिया और ग्रोथ नहीं माप पाए तो आप ग्रोथ नहीं, बस मूवमेंट कर रहे थे। एरिक रीस की कंपनी IMVU के शुरू में लोग प्रोडक्ट ट्राई करते थे पर रेगुलर यूजर्स नहीं बनते थे। उन्होंने मैट्रिक्स को डीपली एनालाइज किया। साइन अप प्रोसेस में फ्रिक्शन थी, यूजर्स अपने फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं कर रहे थे। पेमेंट सिस्टम में ट्रस्ट की कमी थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, साइन अप आसान किया, रेफरल सिस्टम जोड़ा, ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया। हर एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ट्रैक किया और मैट्रिक्स इंप्रूव होते गए। रिजल्ट निकला, IMVU ने लाखों यूजर्स गेन किए और एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बना लिया। इसलिए अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है, सिर्फ वही मापो जो डिसीजन बदल सकता है। हर नंबर का कोई मतलब तभी है जब वह आपको एक्शन लेने में मदद करे। एरिक रीस कहते हैं, दुनिया तेजी से बदल रही है, स्टार्टअप्स को भी उतनी ही तेजी से ढलना आना चाहिए, और यह तब होगा जब आपकी टीम सीखने के लिए तैयार हो। स्टार्टअप में सबसे बड़ी ताकत होती है ना कोई फैंसी ऑफिस, ना बड़ा बजट, ना भारी भरकम टीम, बल्कि एक ऐसा संगठन जो तेजी से सीखता है और तेजी से बदलता है। इसी को कहते हैं एडैप्टिव ऑर्गेनाइजेशन। एडैप्टिव ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा सिस्टम जहां एक्सपेरिमेंटेशन करना कल्चर का हिस्सा हो, हर फेलियर को सीख माना जाए, प्रोसेसेस रिजिड नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल हों, इनोवेशन को टॉप डाउन नहीं बल्कि बॉटम अप बढ़ावा मिले। ऐसा संगठन लगातार सीखता है और बिना डर के डायरेक्शन बदलता है। एरिक रीस कहते हैं, स्टार्टअप में ब्यूरोक्रेसी खतरनाक होती है, क्योंकि स्टार्टअप में प्रोसेसेस अगर बहुत रिजिड हों तो इनोवेशन मर जाता है। कॉर्पोरेट सिस्टम्स की तरह अप्रूवल्स, लेयर्स और अननेसेसरी प्लानिंग स्टार्टअप में स्लो डाउन लाते हैं। स्टार्टअप में इनोवेशन को लक पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ, हर टीम को एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी हो, वीकली या बाई वीकली लर्निंग रिव्यूज़ हो, एक्सपेरिमेंट्स को मैट्रिक्स के साथ लिंक किया जाए। जब इनोवेशन प्रोसेस बन जाता है तो टीम कल्चर से ऑटोमेटिकली सीखने लगती है। एरिक रीस की टीम IMVU में एक दिन में 50 से ज़्यादा बार कोड लाइव जाता था। क्यों? ताकि हर छोटे बदलाव का असर तुरंत देखा जा सके, ताकि बग्स जल्दी पकड़ में आए, ताकि लर्निंग जल्दी हो। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट इनोवेशन को रूटीन बना देता है। 5 वाइज टेक्निक अपनाओ। हर बार कोई समस्या आए, पूछो क्यों, वाई 5 बार। उदाहरण के लिए प्रॉब्लम आया, सर्वर क्रैश हुआ, क्यों? कोड में बग था, क्यों? टेस्टिंग नहीं हुई, क्यों? ऑटोमेटेड टेस्ट फेल हुआ, क्यों? डेवलपर को टेस्ट करना सिखाया नहीं गया, क्यों? ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कमजोर है। अब सॉल्यूशन सिर्फ बग फिक्स नहीं बल्कि ऑनबोर्डिंग सुधारना है। ये टेक्निक रियल रूट कॉज तक पहुंचने में मदद करती है। लीन थिंकिंग को हर स्तर पर लाओ, टीम के हर सदस्य को सिखाओ वैलिडेटेड लर्निंग। क्या है वैनिटी वर्सेस एक्शनेबल मैट्रिक्स का फर्क? MVP क्यों जरूरी है? पिवट कब करना है? जब हर लेवल पर लीन प्रिंसिपल्स को समझा जाता है, तभी संगठन एडेप्टिव बनता है। एरिक रीस की कंपनी में छोटे छोटे क्रॉस फंक्शनल टीम्स थीं। हर टीम खुद से एक्सपेरिमेंट्स प्लान और एग्जीक्यूट करती थी। कोई भी आइडिया किसी भी जूनियर मेंबर से आ सकता था। ये कल्चर इनोवेशन को निचले स्तर से भी ऊपर लाता है। इनोवेशन को रोकने वाली दीवारें हैं टॉप डाउन कंट्रोल, रिस्क से डरना, एक्सपेरिमेंट की इजाज़त ना होना, मैट्रिक्स को सिर्फ रिपोर्ट बनाना, सिर्फ सक्सेस सेलिब्रेट करना, फेलियर नहीं। एरिक कहते हैं, अगर आप हर बार सिर्फ सक्सेस मांगते हैं तो आपकी टीम एक्सपेरिमेंट्स करना बंद कर देगी। लीन स्टार्टअप में मैनेजर का काम कंट्रोल करना नहीं, इनेबल करना है।
टीम को टूल्स दो, ऑटोनॉमी दो और उनसे सीखने की उम्मीद रखो। जब लीडर खुद लर्नर होता है तो पूरी टीम एडेप्टिव बन जाती है। एरिक रीस कहते हैं, असफलता तब तक व्यर्थ नहीं होती जब तक उससे सीख ली जाए, और सफलता तब तक स्थायी नहीं होती जब तक उसे दोहराया न जाए। लीन स्टार्टअप केवल स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, ये एक सोचने का तरीका, माइंडसेट है जो किसी भी आकार की कंपनी, संस्था या सरकारी संगठन में अपनाया जा सकता है। एरिक रीस का कहना है, सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि उस वक्त का है जो हमने बिना कुछ सीखे खर्च कर दिया। इसलिए हर प्रोसेस, हर डिसीजन, हर फेलियर सीख के साथ खत्म होना चाहिए। ये सीख ही अगली सफलता की नींव बनती है। एरिक रीस ने बड़े संगठनों में काम करके देखा। जीई, जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों ने भी लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल्स अपनाना शुरू किया। जीई ने फास्ट वर्क्स नाम से अपनी टीमों को MVP और वैलिडेटेड लर्निंग के ऊपर ट्रेन करना शुरू किया। हजारों इंजीनियर्स को सिखाया गया कि कैसे छोटी छोटी टेस्टिंग करके बड़े प्रोडक्ट बनाए जाएं। नतीजा, कम समय में ज़्यादा इनोवेशन। गवर्नमेंट में भी लीन लागू हो सकता है, हाँ, सरकारों में भी। सरकारी संस्थाओं में अक्सर रिजिड सिस्टम्स होते हैं, पर अगर हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें, जनता की फीडबैक लें और नतीजों के आधार पर प्रोसेस सुधारें, तो सरकारी कामकाज भी लीन और इफेक्टिव हो सकता है। एरिक कहते हैं, लीन थिंकिंग पब्लिक पॉलिसी का भी हिस्सा बन सकता है। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हर जगह ज़रूरी है। आज का ज़माना जॉब सिक्योरिटी का नहीं बल्कि स्किल प्लस माइंडसेट सिक्योरिटी का है। हर व्यक्ति को चाहिए कस्टमर सेंट्रिक सोचना, एक्सपेरिमेंट करना सीखना, फीडबैक से सीखना, रैपिड डिसीजन मेकिंग करना। ये सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए नहीं बल्कि हर प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है। लीन स्टार्टअप यानी नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एरिक कहते हैं, जैसे पिछली शताब्दियों में फैक्ट्री सिस्टम और मास प्रोडक्शन ने रेवोल्यूशन किया था, वैसे ही लीन स्टार्टअप इस सदी का मैनेजमेंट रेवोल्यूशन है। इसमें वेस्ट कम होता है, इनोवेशन तेज होता है, लर्निंग कल्चर बनता है। इससे ऑर्गेनाइजेशंस एजाइल और सस्टेनेबल बनते हैं। भविष्य में लीन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दुनिया तेज़ी से बदल रही है। AI, ऑटोमेशन, न्यू बिजनेस मॉडल्स, अनिश्चितता और बदलाव हर सेक्टर में है। ऐसे में जो सीखने की रफ्तार बनाएगा वही टिकेगा। जो पुरानी सक्सेस को पकड़कर बैठेगा वो पीछे रह जाएगा। इसलिए लीन स्टार्टअप माइंडसेट आज के हर लीडर, टीचर, एम्प्लॉई और स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। अंत में एरिक रीस कहते हैं, स्टार्टअप दुनिया बदल सकते हैं, पर वो तभी होगा जब हम वेस्ट को सीधा चुनौती दें। हर प्रयास, हर गलती, हर सफलताएं, सबका इस्तेमाल सीखने और बेहतर बनने में करें। असली विजेता वही है जो हार से सीखता है और उसे दोबारा नहीं दोहराता है। लीन स्टार्टअप केवल एक मेथड नहीं, एक सोच है। यह माइंडसेट किसी भी संस्था या व्यक्ति में बदलाव ला सकता है। बदलाव से डरना नहीं, उसे एम्ब्रेस करना है। और सबसे बड़ी बर्बादी वही है जिससे आपने कुछ सीखा नहीं। तो यही है लीन स्टार्टअप का असली मंत्र, एक्शन से लर्निंग तक। दोस्तों, द लीन स्टार्टअप के इस सफ़र में साथ चलने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और आप किस और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। कभी ना रुकने की प्रेरणा के साथ चलते रहिए, क्योंकि जैसे एरिक रीस ने कहा है, सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो निरंतर सीखते रहते हैं और अपने काम में सुधार करते रहते हैं। आगे और भी शानदार ज्ञान और प्रेरणा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।